स्वागत है आपका चौथे लेक्चर पे जो एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसमें इस वाले लेक्चर पे और ये आखिरी लेक्चर पे हम एनर्जी इफ़िशिएंसी के बारे में बात करेंगे, जो डिवाइस और जो हमारे डिवाइसेस होते हैं प्लांट्स में और इन जनरल जो हम लोग डेली घर में भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके डेफिनेशन और इन जनरल उसको कैसे यूज़ किया जाए। ओवरऑल एफिशिएंसी किसी सिस्टम में जहाँ पे कई ऐसे डिवाइसेस हों, उसको कैसे फिर यूज़ किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक वाटर हीटर के बारे में। जब आप वाटर हीटर का एफिशिएंसी एनालाइज करते हैं या उसको आप कैलकुलेट करते हैं, तो किस ढंग से करते हैं आप? एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? बेसिक डेफिनेशन क्या है? सिंपल शब्दों में तो ये कि भाई जितना एनर्जी आपने इंटर किया है उस डिवाइस पे, जैसे चाहे वाटर हीटर है, और फाइनली जितना वो आउटपुट दे रहा है, जो भी जिस फॉर्म में भी अगर डिज़ायर्ड आउटपुट है, तो उसका रेशियो हम लोग देखते हैं, उसका डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब कि इफ़िशिएंसी जो है वो सिंपल डिज़ायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड ये जो है वैरी करेगा, ये चेंज होगा, ये अलग हो सकता है अलग अलग डिवाइस के हिसाब से। उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम लोग सिंपल अगर वाटर हीटर की बात करें, तो वाटर हीटर में भी आप देख सकते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटिंग जिससे हीट करते हैं, वो अलग अलग ढंग के भी आते हैं। जैसे कि गैस बेस भी होता है जो हीटिंग है, और इलेक्ट्रिक बेस भी होता है। अगर उसका इफ़िशिएंसी आप देखें तो गैस, कन्वेंशनल जो गैस है उसका 55% है। जो हायर एफिशिएंसी गैस यूज़ करेंगे उसका 62 है। इलेक्ट्रिकल जो है वो 92-94 है। तो गैस जो है वो क्यों कम है उसका एफिशिएंसी? वो आता है आपका हीटिंग वैल्यू पे, कि भाई क्योंकि आप कंबस्ट, आप उसे गर्म करते हैं और आप उसे बर्न करते हैं, या तो ये कितना इफ़ेक्टिवली फ्यूल कितना एनर्जी कंटेन करता है, उस पे मैटर करता है। तो अगर आप कंबशन के इफ़िशिएंसी को अगर देखें, तो ये इसका डेफिनेशन होगा कि हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल बर्न, जितना उसका पॉसिबल हीट जो आपके केमिस्ट्री से निकलता है, हीटिंग वैल्यू, ओके, और फाइनली जो निकलता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबशन, सो दोनों का रेशियो होता है। तो Q डिवाइडेड बाय हीटिंग वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे गैसोलीन है, इसमें 25 डिग्री पे ये बर्न कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये कंबशन चैम्बर है, तो और बाद में जो कंबशन गैस है वो भी अगर सेम टेम्परेचर पे है, जो कि CO2 H2 N2 ये गैसेस फॉर्म में है, तो ये आपका एक आता है लो हीटिंग वैल्यू। ठीक है, ये आपको 44,000 किलो जूल्स पर केजी निकल के आता है। ये सिंपल गैसोलीन के एग्जांपल है। एक हाई हीटिंग वैल्यू भी होता है। ये तब होता है जब आप जो वाटर है फॉर एग्जांपल, इसको भी आप जो है कंडेंस कर देते हैं, मतलब इसको लिक्विफाई कर देते हैं, और उसका भी जो हीट वेपराइजेशन, क्योंकि इतना एनर्जी जो वेपर में गया, उसको भी अगर आप रिकवर कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू जो है उसकी हीटिंग वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लो हीटिंग और एडिशनल सम डेल्टा अमाउंट कुछ और ऐड हो जाएगा, जो कि लेटेंट हीट में आएगा, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा, LV। तो ये हायर हीटिंग वैल्यू होता है। तो ये इफेक्टिवली आपका कंबशन इफ़िशिएंसी को डिस्क्राइब करता है। बट अगर आप प्लांट की बात करें, तो उसमें तो कई यूनिट होते हैं। उसमें आपका एक कंबशन भी होगा, आपका एक थर्मल एफिशिएंसी भी होगी, जिसमें कि आपका वर्क आउटपुट और हीट इससे रिलेटेड होगा, और फिर आपका एक फाइनली जनरेटर भी होगा। क्योंकि जनरेटर क्या करेगा कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जनरेटर का एफिशिएंसी आपका रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट टू द मैकेनिकल पावर आउटपुट इनपुट होगा। और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट क्या होगा? रेशियो ऑफ द नेट शाफ्ट वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट टू द वर्किंग फ्लूइड, जो कि नॉर्मली प्लांट में मान के चले पानी है फॉर एग्जांपल। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या होगा कि एक जो आपका कंबशन होगा, जो कि हीट आपको दे रहा है, और उसी हीट से आप जो है जो शाफ्ट है आपका,
उसी हीट से आप शाफ्ट को वर्क करा रहे हैं, तो वो आपका थर्मल एफिशिएंसी आ रहा है। फिर आपका जो दैट मीन्स उसी हीट से आप उसे मैकेनिकल वर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं जनरेटर के माध्यम से। तो 3 यूनिट हो गए, तो इसीलिए ओवरऑल जो इफ़िशिएंसी होगी वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट ओवरऑल इफ़िशिएंसी का फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक वर्क कितना निकल के आया, और इनपुट क्या हुआ कि जो फ्यूल हमने यूज़ किया कंबशन में वो आपका हायर मान के चले कि हायर हीटिंग वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल मास हमने यूज़ किया फ्यूल का। तो ये आपका रेशियो आ गया ओवरऑल एफिशिएंसी का। तो ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल टर्म्स में, इसको डिटेल में भी आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, और असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो उसके यूज़ करके आप वो समझ सकते हैं इसके बारे में। तो कहने का मतलब अगर पूरा सिस्टम में कई प्लांट हैं, जैसे एक प्लांट लेते हैं उसमें कई आपके डिवाइसेस हैं, और उस डिवाइसेस को जोड़कर आप प्रोसेस बन रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम ओवरऑल प्रोसेस का जो इफ़िशिएंसी होगा वो हर डिवाइस की इफ़िशिएंसी से कम होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशंस करते जा रहे हैं। तो आपको ओवरऑल प्रोसेस के एफिशिएंसी के लिए आपको डिवाइसेस के जो यूनिट्स हैं, जिसे कभी हम लोग यूनिट ऑपरेशन कहते हैं, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके एफिशिएंसी से निकालने के लिए, जैसे कि हमने थर्मल पावर प्लांट की बात की ना। एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है एक तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे तो एनर्जी लॉस कम होगा, और चूँकि एनर्जी जो है मैक्सिमम कोल से आती है, तो एनर्जी आप एफिशिएंट यूज़ करते हैं तो आपका कम जो कोल जो फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें गैसेस निकालता है। और नेचुरली ये आजकल आपको देख ही रहे हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है सरफेस का, उसमें ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा एक रोल है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एज ए इंजीनियर आपको ये समझना चाहिए कि भाई इफ़िशिएंट चीज़ों को ही यूज़ किया जाए, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल जो असर पड़ रहा है वो कम से कम हो, क्योंकि ये समाज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इफ़िशिएंट गाड़ी हो, इफ़िशिएंट एनर्जी रिसोर्स हो, रिन्यूएबल फॉर्म में हो। जैसे एक सिंपल सा एक हीटर की बात कर रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं इन जनरल हीटर और जितने भी यूज़ करते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50 to 60% होता है। मैक्सिमम जो अप्लाइंसेस हैं, ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है टेबल 2.2 में, जो कि बुक का है, जो टेक्स्ट बुक में यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन डॉलर टर्म्स में कितना वेरी है 1996 में। नाउ भारत में ऑफ कोर्स ये अलग होगा, बट मोर और लेस सिमिलर फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। बट इसे रुपीज़ के फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। और अगर ये एफिशिएंसी बढ़ती है तो आपका अप्लायंस कॉस्ट वन टाइम ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल डेली और एनुअल कॉस्ट कम होगा। तो ये इसी पे ये इस पर्टिकुलर टेबल का यूज़ होता है टू जो इसे पता कर सकते हैं कि एफिशिएंट अप्लायंस लेने में आपको फ़ायदा क्या है लॉन्ग टर्म। अगर ये एक सिंपल कुकिंग अप्लायंस की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी को हम ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी यूटिलाइज डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड टू अप्लायंस। तो एनर्जी सप्लाइड इस केस में सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि 5 किलोवाट दी हुई है, और आपका टोटल जो सब यूटिलाइज है जितना आप यूज़ कर रहे हैं वो केवल 3 किलोवाट है, बाकी जो है वो वेस्ट हो रही है एनवायरनमेंट में। तो करीबन 0.6 आपका एफिशिएंसी आता है। इसी तरह के आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं केवल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक डेफिनेशन, और ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसके एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में बहुत हैं, आप उस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की एफिशिएंसी पे ये स्लाइड समराइज़ कर रहा है कि अगर जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है तो वो हमेशा एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, मेनली आपका रोटेशन फॉर्म में होगा, और तभी मैकेनिकल एनर्जी जो डिवाइस से जुड़ी हुई होगी वो उसे शाफ्ट वर्क कहते हैं। और जो तो नॉर्मली क्या होगा कि जैसे पंप है या फ़ैन है वो एक शाफ्ट वर्क रिसीव करेगा, कहाँ से, इलेक्ट्रिकल मोटर से, और वो ट्रांसफ़र करेगा
फ्लूइड को एज ए मैकेनिकल एनर्जी। सो जैसे यार इसमें लिखा हुआ है पंप और फैन क्या है कि वो शाफ्ट वर्क जो रिसीव करता है और इलेक्ट्रिकल मोटर से, तो मोटर होता है, मोटर में शाफ्ट होगा, वहाँ से वो रिसीव करेगा और वो पर्टिकुलर एनर्जी जो है फिर वो ट्रांसफ़र करेगा फ्लूइड को। इस केस में फ्लूइड क्या है, चाहे आपका जैसे पंप हुआ तो कोई लिक्विड हो गया, और फ़ैन हुआ तो सामने जो एयर है वो फ्लूइड हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिकल मोटर से वो रिसीव कर रहा है शाफ्ट वर्क और वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर रहा है फ्लूइड को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। और टरबाइन क्या करता है, टरबाइन आपका एक मैकेनिकल एनर्जी जो आपके फ्लूइड के साथ जुड़ी हुई है वो यूज़ करता है और उसको फिर आप शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हम एज्यूम करेंगे कि इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है और यूजुअली आपके 100% एफिशिएंट हो नहीं पाएगा ये कन्वर्जन, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर लॉस नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी कोई भी मैकेनिकल एनर्जी किसी भी और मैकेनिकल एनर्जी में 100% थियोरेटिकली कन्वर्ट हो सकती है। तो नॉर्मली अचीव नहीं होती, बट ये है कि ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, थियोरेटिकली हो सकती है। बट अगर लेस देन 100% है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो है कि लॉसेस हो गए। तो यूजुअली जो है वो ईटा जो है मैकेनिकल एनर्जी वो लेस देन 1 ही होती है हमेशा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लॉसेस होती ही होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, ये हो गया आपका मैकेनिकल इफ़िशिएंसी, जो कि आपका पंप फैन टरबाइन इसमें आ रहा है। और ये हो गया ई मैक आउट डिवाइडेड बाई ई मैक इन। और इसमें आप अगर लॉस आपके पास पता है तो इससे लॉस से भी आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज ई मैक आउट वुड बी, ये ई मैक आउट क्या होगा, ई मैक इन माइनस ई मैक लॉस। ओके, तो इसको अगर आप यहाँ डालेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो जहाँ पे किसी भी सिस्टम में पर्टिकुलरली अगर आपका फ्लूइड है तो फ्लूइड का बेसिक हमारा इंटरेस्ट रहता है कि उसका जब हम लोग डिवाइसेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रहता है कि आप अगर आप इसका प्रेशर या उसका वेलोसिटी या उसका हाइट बढ़ा दें। तो ये 3 फॉर्म में हम चेंज करते हैं फ्लूइड का प्रॉपर्टी और इन जनरल जो एनर्जी सिस्टम। और ये होता है डिवाइसेस जैसे कि पंप जो कि आपका प्रेशर चेंज करता है, फ़ैन हुआ या कंप्रेशर, ये सब फॉर्म्स आपके ये जो डिवाइसेस है ये आपको बेसिकली सप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और ये आपके मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड पे सप्लाई करते हैं। और इसीलिए इसका यूज़ जो है आप कॉमनली आप देखेंगे हर जगह यूज़ होता है, पंप फैन कंप्रेसर। तो अगर आप पंप की बात करें तो पंप का इफ़िशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज ऑफ द फ्लूइड, जो आपने अप्लाई किया है एनर्जी को फ्लूइड के मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, जो आपको, क्योंकि आपका पंप है तो कहीं ना कहीं आपने शाफ्ट यूज़ किया है, तो शाफ्ट जो एनर्जी है तो उसको वो इनपुट हो गया, और जो आपका मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड का है वो हो गया आउटपुट। तो उसमें चेंज हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है तो जो आपकी फ्लूइड में होगी, और उसका चेंज हम कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया चेंज और ये हो गया इनपुट। ओके, और डॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि रेट होगा हमें, क्योंकि फ्लोइंग टर्म में होगा तो रेट होगा। और यूजुअली इसको इस फॉर्म में भी कभी कभी लिखा जाता है कि ये यूज़फुल वर्क रिलेटेड है। इसको हम लोग इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसको हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग इसी पे ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर पार्ट पे। ओके, तो डेल्टा ई फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा ई मैक आउट माइनस डेल्टा ई मैक इन। सिमिलरली अगर आपको फ्लूइड का एक मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको यूज़ करना है टरबाइन। तो आप क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी आपका फ्लूइड को है वो से आप कन्वर्ट करते हैं पावर में। पावर किस फॉर्म में, जो कि आपका रोटेटिंग शाफ्ट में जाता है। तो आपने फ्लूइड को यूज़ किया टरबाइन में, सपोज हाई प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है और वो टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन में फिर रोटेटिंग शाफ्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल पावर में, और वही मैकेनिकल पावर जो है वो रोटेट करता है, वो ड्राइव करता है जनरेटर को, इलेक्ट्रिक पावर बनता है। तो ये जो ईटा जो आपका टरबाइन के साथ जो इफ़िशिएंसी होगी वो होगी जो हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो शाफ्ट वर्क हो रहा है, डिवाइडेड बाय जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है, जितना एनर्जी आपके मैकेनिकल एनर्जी
फ्लूइड की चेंज हुई है, ठीक है। और चूँकि वो नेगेटिव हो जाएगी अगर एम टू टू माइनस वन करें, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए हमने एब्सोल्यूट ले रहे हैं। तो ये चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, और ये हो गया शाफ्ट वर्क जो फाइनल आउटपुट है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट, रिक्वायर्ड इनपुट, दैट इज़ द डेफिनेशन, जो यही डेफिनेशन है ईटा का, कि भाई डिज़ायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट। तो रिक्वायर्ड इनपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, यहाँ पे शाफ्ट वर्क है जो आपका शाफ्ट कर रहा है टरबाइन वर्क, और आपका इनपुट क्या है जो आपका चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है। अगेन यहाँ पे अपना इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं, हम केवल इसी की बात करते हैं, ठीक है। और डेल्टा ई मैक इज इक्वल टू ई मैक इन माइनस ई मैक आउट। तो एग्जांपल करते हैं अभी। ये आपका एक फ़ैन है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये स्टेशनरी साइड है, जो एयर है सपोज़, है ना। तो ये आपका लेट से 1 है और ये 2 है। ये इस पे पावर लगी हुई है 50 वाट की। इनिशियल वेलोसिटी इस साइड आपकी v1 है, इस साइड आपकी 12 है। दोनों की हाइट, दोनों की साइड जो ये है ये और प्रेशर भी मान के चले सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी आपका P1 P इज इक्वल टू P2 है। तो इसका अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है तो इसमें कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर सपोज कहे कि फ़ैन का मैकेनिकल एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि व्हाट इज़ जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है और डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड इनपुट क्या है। तो पहले बात तो ये कि सिंपल सा ये मैकेनिकल फ़ैन है, इसमें शाफ्ट वर्क हो रहा है ना। तो और बाकी फाइनली जो राइट साइड जा रहा है वो यहाँ पे चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड है। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड डिवाइडेड बाय शाफ्ट वर्क। तो डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड क्या है, सिंपल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो में कोई चेंज नहीं है ना। और आपका फ्लो वर्क में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपका P1 इज इक्वल टू P2 है। तो ये आपका एक सिंपल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली 0 है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया डिवाइडेड बाय वर्क शाफ्ट। तो शाफ्ट आपका वर्क है सिंपल 50 वाट, और आपको पता है कि एम डॉट क्या है, बिकॉज इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि 0.5 किलो kg पर सेकेंड, और वेलोसिटी पता है, तो आपने इसमें इंटर किया एंड देन फाइनली जो ईटा निकला वो है 0.72। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें कि आपने सिंपल सा डेफिनेशन यूज़ किया इस चीज़ का, जिसमें कि आपने मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन जो है सिंपल डेल्टा ई मैक फ्लूइड डिवाइडेड बाय शाफ्ट वर्क, है ना। तो यहाँ पे आपका फ़ैन के हिसाब से है, फ़ैन पंप सिमिलर है। अगर इसको समराइज़ करें अब, तो इसको हम पहली बात तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मैकेनिकल इफ़िशिएंसी को मोटर इफ़िशिएंसी और जनरेटर इफ़िशिएंसी से। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इफ़िशिएंसी है वो डिज़ायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट होता है। तो जैसे मोटर है, मोटर में आपका मैकेनिकल पावर आउटपुट होगा, क्योंकि वो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर लेता है और शाफ्ट वर्क कन्वर्ट करता है। और पंप क्या लेता है, पंप आपका पंप शाफ्ट वर्क लेगा। सो जैसे मैकेनिकल एफिशिएंसी को कंफ्यूज ना करें मोटर एफिशिएंसी से, और या तो जनरेटर एफिशिएंसी से। मोटर एफिशिएंसी फॉर एग्जांपल को ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्योंकि मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर लिया, ओके, और वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया, तो ये नॉर्मली शाफ्ट जो है वो आउटपुट देता है। और पंप, यही मोटर जो है पंप में काम करेगा, तो ये शाफ्ट देगा और आपका मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड चेंज करेगा, ओके। और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर आपका मैकेनिकल जो है पावर इनपुट लेता है, जो कि शाफ्ट के फॉर्म में होता है, और फाइनली क्या देगा, वो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इनपुट, ये हो गया आपका डिज़ायर्ड आउटपुट। इसीलिए ये जनरेटर एफिशिएंसी W इलेक्ट्रिकल आउट डिवाइडेड बाई W शाफ्ट इन है। और मोटर एफिशिएंसी क्या है, W इलेक्ट्रिकल इन, ओके, ये आपका डिनोमिनेटर में होता है, मतलब शाफ्ट आउट डिवाइडेड बाय W इलेक्ट्रिकल इन। और यही मोटर जब पंप में काम करता है तो शाफ्ट जो है यही शाफ्ट वर्क को देता है पंप में। तो इफ़ेक्टिवली जो है, जैसे अगर आप लोग ईटा पंप कहे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डेल्टा ई मैक फ्लूइड डिवाइडेड बाय शाफ्ट आउट, है ना। सो
अब ये अगर दोनों कॉम्बिनेशन ले पंप और मोटर का, तो आपको ईटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ईटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेसिकली ये पार्ट, जैसे कि अगर हम लोग ईटा पंप करें और ईटा मोटर, तो ये आ गया आपका डेल्टा ई मैक, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये शाफ्ट हो गया, और ये हो गया आपका डब्ल्यू शाफ्ट बाई डब्ल्यू डॉट ई इलेक्ट्रिकल पार्ट। ये आपका मोटर हुआ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया डेल्टा ई मैक डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इन। ये आपका अगर डेफिनेशन में ये कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई आपकी पंप एंड मोटर की। इसी तरह आप टरबाइन और जनरेटर भी इसी तरह से कर सकते हैं कि ईटा टरबाइन मल्टीप्लाइड बाय ईटा जनरेटर। ठीक है, तो ये फाइनली आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल फॉर्म है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एक यूज़फुल और एक इन जनरल दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाया है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में इस ऑथर ने, बट आप सिंपली इसको कंसिडर करें तो आपको और आसानी होगी। ओके, तो ये चीज़ तो आपको होपफुली समझ में आया हो। अब एग्ज़ाम्पल अगर देखें इस एग्ज़ाम्पल में, जो कि अब अगर एग्ज़ाम्पल देखें हम ये जनरेटर और टरबाइन का कॉम्बिनेशन, कि भाई टरबाइन क्या किया, टरबाइन एक प्रेशर हाई प्रेशर फ्लूइड लिया और वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया शाफ्ट एनर्जी में। शाफ्ट एनर्जी आपका जनरेटर में जाता है इनपुट, और फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो पावर है आपका पावर में कन्वर्ट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी अगर ये है ईटा इज इक्वल टू 0.75 और इसकी अगर 0.97 है, तो टोटल एफिशिएंसी सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0.73। तो ये इस एफिशिएंसी को आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी जो फ्लूइड की थी, ओके, वो यहाँ आई, इसका 73% फाइनली वो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी में। ये आप समझ सकते हैं कि इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि इफेक्टिवली वो इतना रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हुआ। ओके, क्योंकि 73% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट, क्योंकि ये कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही करता है। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी की बात जो है हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में कि किस तरह से यूज़ करना है। एक एग्जांपल के तौर पे फाइनली हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश, और फाइनली हम इसे क्लोज कर देंगे इस लेक्चर को। तो ये टरबाइन जनरेटर एफिशिएंसी है जो इस फॉर्म में दिया हुआ है। पहले हमने एग्जांपल दिया था कि ऑलरेडी दिया हुआ है और एफिशिएंसी दी हुई है। यहाँ पे एफिशिएंसी ना दे के आपको ये टर्म्स दिए हैं और आपको ये कैलकुलेट करना है कि एफिशिएंसी कितनी है। तो डायरेक्टली एफिशिएंसी नहीं दी गई है, तो इसमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बेसिकली है जनरेटेड, ये कॉम्बिनेशन है जो कि 70 मीटर नीचे है सतह के, जो कि आपका ये रिवर बेड है। ये लार्ज रिजर्वायर होगा, डैम होगा, इसको ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये पानी जो है इधर आ रहा है, और यहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी जो इसके साथ है ये आपके कन्वर्ट कर रही है शाफ्ट वर्क में, जो कि आपको ये दिख रहा है। और ये शाफ्ट वर्क जो है इसको फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पानी फ्लो कर रहा है, फाइनली जो यहाँ से निकल रहा है ये आपका 1500 kg पर सेकेंड, दैट मीन्स इस रेट से ये पानी निकल रहा है। ये स्टेडी स्टेट है, रेट से निकल रहा है 15 स्टेडी रेट पे 1500 kg पर सेकेंड से ये आपका फ्री सरफेस ऑफ रिजर्वायर से ये निकल रहा है। और इसके साथ जो टरबाइन के साथ जो मैकेनिकल पावर आउटपुट हुआ है टरबाइन का, क्योंकि ये शाफ्ट वर्क है, तो ये शाफ्ट जो कन्वर्ट किया है वो 800 किलो वाट है। और इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेटर है वो जनरेट कर रहा है वो आपका 750 किलो वाट। ओके, अब इसमें इसका टरबाइन का एफिशिएंसी निकालना है, फिर टरबाइन और जनरेटर दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। और इसमें एक आया गया है कि भाई जितने पाइपिंग में जो लॉसेस हैं सब कुछ उसे इग्नोर कर दिया जाए, मतलब कोई लॉस नहीं है उसमें एसोसिएटेड, क्योंकि जब यहाँ से आएगा तो साथ में इसकी मैकेनिकल एनर्जी लॉस भी हो सकती है थर्मल में और कई और चीज़ों में, तो उसको इग्नोर करने का कहा कि इस फ्लो में इसे इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो चीज़ है कि इसमें कुछ एजम्पशन लेंगे, कुछ हम मानेंगे। पहला तो ये कि ये सपोज अगर इसे रेफरेंस माने, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर इसको ज़ीरो माने तो ये ज़ीरो हो गया, और तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका
पर यूनिट मास, वो हो गया g टाइम्स z, तो इसे हम कहते हैं Z1। ओके, तो ये हो गया g टाइम्स z, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी यहाँ पे ये हो गया g टाइम्स z। और यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो रिजर्वायर है ये आपका उसके ऊपर बेसिकली एयर है, और ये जो डिस्टेंस है 70 मीटर वो इतना कम है कि दोनों जगह हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि P1 P और P2 यहाँ पे भी जो है P एटमॉस्फेयर ही है। ओके, तो कहने का मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है एनर्जी में पर ऑफ द फ्लूइड, उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और आपका ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी है, बट एक फ्लो एनर्जी भी होता है। जब फ्लो होता है तो वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर, और चूँकि डेंसिटी सेम है तो प्रेशर अगर सेम है तो वो फ्लो एनर्जी का डिफरेंस भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चूँकि ये स्टेशनरी है, मतलब तो मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, और ये भी वेलोसिटी ऑलमोस्ट हम मान के चले कि इफेक्टिवली ज़ीरो है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंस हमने इग्नोर कर दिया, मतलब ज़ीरो मान लिया, है ना। तो डेल्टा ई मैकेनिकल फिर क्या होगा? मैकेनिकल में तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, फ्लो एनर्जी भी होता है। तो फ्लो एनर्जी हमने इग्नोर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर दिया, दोनों के डिफरेंस इग्नोर कर दिए। तो डेल्टा ई मैक जो है केवल जो है आपका ई मैक इन माइनस ई मैक आउट होगा, जो कि आपका पी ई वन माइनस ज़ीरो होगा। तो ये आपका डेल्टा ई हो गया। तो डेल्टा ई मैक जो है हमने सबसे पहले निकाला। हम क्यों निकाल रहे हैं डेल्टा ई मैक? बिकॉज आपका जो टर्बाइन है वो क्या करता है, वो आपका रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, चेंज इन द डेल्टा ई मैक, आउटपुट क्या है आपका शाफ्ट। तो इफ़िशेंसी आपको निकालनी है टर्बाइन की, तो आपको डेल्टा ई मैक देना पड़ेगा, और आपका ये डब्ल्यू शाफ्ट होगा, ये आपका आउट है। यहाँ पे आपका डब्ल्यू शाफ्ट जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बेसिकली हमें ये निकालना है, और ये निकालने के लिए आपको ई मैक इन माइनस ई मैक आउट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ई मैक आउट जो है हम रेफरेंस मान रहे हैं तो इसलिए वो ज़ीरो है, और ई मैक इन में केवल पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारे साथ जो उसको यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने इंटर किया, पी ई हमें पता चल गया, जी और Z1 आपका 70 मीटर है, तो ये आपका हो गया जो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 70, और मास हमें दिया हुआ है एम डॉट 1500 किलो kg पर सेकेंड। तो ये निकल के आता है आपका डेल्टा ई मैक 1031 किलो वाट। ठीक है, तो ये आपके पास है। और टर्बाइन का इफ़िशेंसी जैसे मैंने कहा वो आपको शाफ्ट आउट है, तो ये आपका 800 किलोवाट पहले ही बताया हुआ है कि ये 800 किलोवाट का आपका शाफ्ट आउटपुट है। तो 800 डिवाइडेड बाई 1031 किलोवाट, ये आपका 77.6% निकल के आता है इफ़िशेंसी। और अगर आपको कंबाइन करना है तो हमें पता है कि कंबाइन क्या है, ईटा टर्बाइन मल्टीप्लाइड बाई ईटा जनरेशन, ओके, और जनरेटर, ईटा टर्बाइन मल्टीप्लाइड बाई ईटा जनरेटर। ये फाइनली ये क्या आएगा कि डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, डिज़ायर्ड आउटपुट आपका डब्ल्यू ई इलेक्ट्रिकल हुआ, और इनपुट क्या है जो आपका फ्लूइड आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है ना। तो इसको आपको जैसे दो ब्लॉक है, तो फाइनली जो यहाँ से आ रहा है इसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे, जो यहाँ से आ रहा है वो आपका इनपुट हुआ, डिज़ायर्ड इनपुट, और जो निकल के आ रहा है वो आपका हो गया ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इनपुट, और ये हो गया आपका डिज़ायर्ड आउटपुट। तो डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल आउट, और रिक्वायर्ड इन क्या है वो आपका डेल्टा ई, क्योंकि आप मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को आप कन्वर्ट करेंगे इस दो डिवाइसेस के माध्यम से फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये ऑलरेडी दी हुई है 750 किलोवाट, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे आती है 72.7%। तो रिजर्वायर ने सप्लाई किया इतना मैकेनिकल एनर्जी, उसमें फाइनली हमने 800 किलोवाट का शाफ्ट वर्क कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली हमने जनरेटर से 750 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल पावर हमने जनरेट किया।
सो ये तो बहुत ही आइडियल सिनेरियो है। ऑफ कोर्स हमने अगर कुछ ना कुछ थर्मल लॉसेस होंगे तो एफिशिएंसी इससे थोड़ी कम होगी। सो ये रहा अभी तक का इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो हम लोग कई 4 भागों में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो हमने एनर्जी के बारे में जाना, उसके 2 फॉर्म्स के बारे में जाने। एक तो मैक्रोस्कोपिक जो कि पूरे बॉडी पे लग रहा है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और एक है जो कि मॉलिकुलर नेचर पे है कि मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे है, अब हीट करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, या वर्क पे करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है। और सेंसिबल, और उसमें भी हमने इंटरनल एनर्जी के कई फॉर्म्स मैंने डिस्कस किया। सेंसिबल हुआ, लैटेंट हुआ, केमिकल और न्यूक्लियर। हमने डिस्कस किया कि भाई जो सिस्टम पे जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो या तो हीट या वर्क से होगा, तो बाउंड्री ये इसे बाउंड्री इंट्रैक्शन भी कहते हैं। और फिर हम लोग मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ वर्क्स को डिस्कस किया, जिसमें कई एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश की। फाइनली हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि एनर्जी बैलेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए, और इस लेक्चर में जैसे हमने कन्वर्जन एफिशिएंसी के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आपको समझ में आए, और आपको फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।